आयाम। आदर्श स्वतंत्रता के दो एग्जाम्पल बताए थे, किस किस के बताए थे बेटा? कोई बता सकता है आप में से? एग्जाम्पल जो बताए थे, किन दो के बताए थे? नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। हाँ जी, नेल्सन मंडेला के बारे में बताया था कि उनके उसमें आदर्श जो स्वतंत्रता है वो क्या है, और दूसरा बताया था आंग सान सू के बारे में। कहाँ की थी वो? कहाँ की थी? म्यांमार। म्यांमार की। और नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के, है ना। तो हमने उनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई थी। नेल्सन मंडेला ने कौन सी बुक लिखी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आंग सान सू की ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फ्रॉम फियर। हाँ, किससे उन्हें भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि उन्हें भय से मुक्ति। तो दो के बारे में आपने पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता के प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ लिबर्टी, है ना, कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो पहला है पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता हम उसे कहते हैं जब हमें राजनीति स्तर पर, कैसे, जैसे मत देने का अधिकार हो, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, या हमें किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं? पॉलिटिकल लिबर्टी, है ना। पॉलिटिकल लिबर्टी है ये आपकी। कौन कौन सी? मत देने का अधिकार, और दूसरा चुनाव में खड़े होने का अधिकार, और तीसरा है किसी भी सरकारी पद पर आवेदन करने का अधिकार। ये सारी हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी में आते हैं। कि जैसे आप चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, और जो हमारे चुनाव में खड़े होने की, यदि वो उस एज को रिफर कर रहा है, एज कौन सी होती है? एज कितनी होती है उम्मीदवार के लिए? लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक कैंडिडेट की एज इतनी है तो वो चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। तो ये सारी क्या है? हमें पॉलिटिकल लिबर्टी। क्लियर हो गई बेटा ये वाली आपको? कि मत देने का, मत देने, और दूसरी कौन सी? चुनाव में खड़े होने, चुनाव में खड़े होने का अधिकार। हाँ, चुनाव में खड़े होने, और सरकारी पद पर चयन का अधिकार। सरकारी पद समझ रहे हैं आप? किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पद पाने का अधिकार। और क्या हो सकती है? फ्रीडम। और क्या हो सकती है? और एक हमें सरकार की आलोचना करने का अधिकार। हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं कि सरकार काम अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो उसकी आलोचना का अधिकार भी हमें है। हम सभी व्यक्ति को ये अधिकार मिला हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। दूसरी कौन सी आती है? इकोनॉमिकल लिबर्टी। कौन सी? इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? हमें किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, जो हमारी आर्थिक रूप से मदद करता है। तो हम किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, और क्या? जीविका अर्जित करने का, कि हमें अपने लिए कमाने का अधिकार है। किसी भी व्यवसाय का मतलब समझ गए ना? किसी भी आप जॉब को अपने लिए, जो बिजनेस है, जॉब है, उसको चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक लिबर्टी।
कि हमें हर व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने का अधिकार है और काम के बदले उचित वेतन, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट रखा हुआ है कि यदि प्रतिदिन आपको इतनी दहाड़ी मिलनी चाहिए, तो यदि वो हमें नहीं मिल रही है तो हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि हमें ये फ्रीडम है कि हमें वेतन पाने का, कि जो हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग जो वेतन तय किया गया है उस आधार पर हमें वेतन मिलना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को चुनने का, दूसरा क्या बताया बेटा, जीविका, है ना, जीविका अर्जित की मैम आपकी जीविका आवाज बहुत कम आ रही है। क्यों आ रही है बेटा? जीविका अर्जित का अधिकार, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, काम के बदले उचित वेतन। अब आ रही आवाज? काम के बदले उचित वेतन, कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें उचित वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है उसी आधार पर हमें वेतन मिलना चाहिए। फिर है जीवन को सुधारने का अधिकार। कौन सा है? जीवन को सुधारने का अधिकार, कि हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ये भी हमें क्या है, फ्रीडम है। ये सारे किस में आते हैं? इकोनॉमिक लिबर्टी में। समझ में? कि स्वतंत्रता। क्लियर हो गया बेटा? कि किसी भी हम व्यवसाय को चुन सकते हैं, जीविका अर्जित करने का अधिकार है, हमें भी की स्वतंत्रता है। दूसरा है काम के बदले उचित वेतन हमें मिलना चाहिए, और है जीवन सुधारने की स्वतंत्रता, कि एक व्यक्ति को इन सब चीजों की स्वतंत्रता होती है। ये किसमें आएगा? सारा इकोनॉमिक लिबर्टी में। पहला वाला क्लियर हो गया, पॉलिटिकल लिबर्टी। दूसरा है इकोनॉमिक लिबर्टी। तीसरा है आपका सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी का अगर एग्जाम्पल हम आपको दें तो आप उससे लगा सकते हैं, जैसे कि हम अपने देश में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो हमें किसी बाहरी देश से उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इसे माने कि जैसे अहमदाबाद में यूनिटी ऑफ लिबर्टी का स्टैचू बना था या नहीं? यस मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम। सॉरी बेटा, यहाँ पे यूनिटी ऑफ लिबर्टी का स्टैचू बना था। उसके लिए हमें किसी बाहरी देश से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि हम अपने यहाँ पर ये योजना शुरू करें या नहीं करें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस मैम। है ना? और इसमें सिविल लिबर्टी में आता है बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, कि हमें किसी के बारे में कुछ बोलने का भी अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति का भी अधिकार है। जैसे आप देखते हैं हम सरकार की आलोचना कर देते हैं, प्रेस वाले भी सब कुछ बोल देते हैं। ये अपोजिशन पार्टी जो होती है वो दूसरी पार्टी के बारे में सब कुछ बोल देती है। तो ये मतलब ये तो नहीं है कि अगर उसने किसी पार्टी के बारे में बोला है तो वो उसके प्रति दंड देगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसको किसमें लेते हैं? सिविल लिबर्टी में, कि हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है और हमें अभिव्यक्ति की, और दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के मामले में जो हमें संवैधानिक उपचार दिया हुआ है, जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना हमें, और यदि हमारी कोई भी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? हम न्यायपालिका। हाँ, कोर्ट में जाते हैं कि हमें वो क्या है सारे, ये हमें लिबर्टी तो है कि यदि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कहीं पर भी जो अगर लग रहा है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हम उसके लिए किसी के बाउंडेशन की जरूरत नहीं है, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। क्लियर हो गया है बेटा ये आपको? सिविल लिबर्टी। सॉरी, ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बोल गई ना,
यूनिटी ऑफ स्टैचू वाला, वो नेशन लिबर्टी में आएगा। सिविल लिबर्टी में बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता होती है। और हम अपने यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम संवैधानिक उपचार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत अपील कर सकते हैं। तो ये सारा आता है सिविल लिबर्टी में। तीनों बेटा क्लियर हो रहे हैं? पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये पॉइंट्स आपको बस ध्यान रखने हैं। यदि आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता के प्रकार बताइए, तो हेडिंग डालकर जो जो मैंने इसके बीच में लिखा है उनके बारे में आपको एक एक दो दो लाइनें लिखनी है ना। जैसे पॉलिटिकल लिबर्टी में लिख दिया मत देने का, चुनाव में खड़े होने का, सरकारी पद पाने का अधिकार है। इकोनॉमिक लिबर्टी में लिख दिया। ऐसे ही सिविल लिबर्टी में संवैधानिक उपचार का और विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति। तो ये सारी क्या है, हमें स्वतंत्रता है ना। क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है कि हमें स्वतंत्रता कहाँ है, वैसे तो हमें मिली हुई है, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है नेशन लिबर्टी। नेशन लिबर्टी में आएगा बेटा, जैसे हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी निर्माण कर रहे हैं या कुछ भी योजनाएं शुरू कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसी बाहरी देश से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया, एकता का प्रतीक, किसकी प्रतिमा थी वहां पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी। तो उसमें हाँ, उसमें कितनी लागत लगी या क्या करना है, तो उसके बारे में हमें किसी भी देश से कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, राम मंदिर वाला मुद्दा, कि हमें अपने देश में राम मंदिर की स्थापना करनी है या नहीं करनी है, ये मुद्दा हमारे राष्ट्र से रिलेटेड है ना, हमारे राष्ट्र से रिलेटेड है। क्या हमें किसी दूसरी कंट्री से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं है ना जरूरत। हाँ, हमें जरूरत नहीं है। ये हमारा अपना पर्सनल है, हमारे अपने नेशन का है, तो उसके लिए हम क्या है, फ्री हैं कि हम कोई भी डिसीजन जो देश हित में है हम वो ले सकते हैं। हम बाहरी देश से उसकी परमिशन नहीं लेंगे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वाला, याद आ रहा है आपको सर्जिकल स्ट्राइक वाला? वो भी क्या है? हाँ, वो भी हमारा अपना है, अपने देश का डिसीजन है कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है ना। तो जो अपने देश से संबंधित है उसमें किसी बाहरी देश से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उसको हम बोलते हैं नेशन लिबर्टी। क्लियर हो गया बेटा ये वाला? यस मैम। जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, मतलब राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, वो सारे हमारे नेशन लिबर्टी में आते हैं। ठीक है, कितने हो गए? लिबर्टी के बारे में पढ़ा आपने? 4। अभी 4 के बारे में हो गया, और 4 हो गए। और 5वां कौन सा है हमारा? नेचुरल लिबर्टी। कौन सा है? नेचुरल, यानी कि लिबर्टी। ये क्या है? आपका प्राकृतिक अधिकार, वो स्वतंत्रता। क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसका पहले आपने 9th में चैप्टर भी पढ़ा था। रूसो ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है ना। रूसो का नाम पढ़ा है ना? रूसो क्या थे? एक दार्शनिक थे। तो इन्होंने आपकी जो नेचुरल लिबर्टी है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, इसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। वो क्या है कि उनका मानना था कि व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे कुछ स्वतंत्रताएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, जिसमें क्या है? नेचुरल लिबर्टी। यानी कि हमारी प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उस पर हमारा नेचुरल ही क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। स्वतंत्रता है मतलब कि हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल। ये था रूसो के अनुसार। लेकिन क्या ऐसा आज के टाइम में है? ऐसा
नहीं है आज के टाइम में, है ना, क्योंकि आजकल जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर भी चाहे तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, ये सारे उसमें किस पे आ गए, गवर्नमेंट के अंडर में। हम सब नेचुरल चीजों का अपने आप प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। आपको वो ध्यान आ रहा है 9th में हमने चरागाह वाला चैप्टर पढ़ा था, यस मैम। है ना। जैसे अगर आपने देखा हो चरागाह वाले चैप्टर में जब ब्रिटिश शासन नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, नेचुरल संसाधन जो होते थे उस पर सबका अधिकार होता था। वहां पर गांव के लोग ग्रुप बनाते थे और अलग अलग काम बांट देते थे कि इस बार आप खेती करने का काम करेंगे, इस बार आप ये लकड़ी बिनने का काम करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार था, किसी का एक फिक्स नहीं था। लेकिन ब्रिटिश शासन के आने से आपने देखा ना, उन्होंने धीरे धीरे चरगाहों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो लोग कहीं पर भी अपने जो चरवा वो थे पशु थे उनको चरा देते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आ गया तो उन्होंने जब टैक्स वाली नीति अपनाई कि टैक्स अर्निंग होनी चाहिए हमें कहीं ना कहीं से, तो उन्होंने इस रूल्स को फॉलो करा कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया, कि जो लोगों के आसपास का जो एरिया था उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और कंट्रोल करने के बाद यदि कोई आदिवासी या कोई भी गांव के लोग उसमें एंटर करते थे तो उन पर टैक्स लगा देते थे। ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है बेटा? Yes, वो ma'am. वाला, तो वो वाला ध्यान है आपको। 1868 में उन्होंने एक एक्ट पारित करा था ब्रिटिश शासन ने, जिन्होंने वो टैक्स लगाने की नीति शुरू करी थी, है ना, कि यस मैम। हाँ, उन्होंने वहां के जो निजी चरागाह थे उन पर जो चरवाहे समूह थे उन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने नीति अपनाई कि हमें भारत का पैसा भारत में ही इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो ये उससे पहले रूसों का ये मानना था कि नेचुरल जो चीजें होती है उस पर सभी लोगों की सब स्वतंत्र होते हैं, सब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा? पांचों पॉइंट ma'am. आपको क्लियर हो रहे हैं? पांचों Yes, पॉइंट ma'am. एक बार फिर से Yes, repeat ma'am. कर ले, फिर से रिपीट कर ले एक बार। पहला था हमारा Yes, ma'am. पॉलिटिकल, पहला था पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में हम किस चीज के लिए स्वतंत्र थे? मत देने के लिए, उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े होने के लिए, सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए, या अपनी कुछ भी सरकारी अपनी संस्था चलाने के लिए, है ना। तो उसके लिए हम बिल्कुल फ्री थे, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी। दूसरी थी आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि हम अपने आप में स्वतंत्र है कि जो जॉब हमें अच्छा लगता है हम उसको अपनाएं, और हर किसी व्यक्ति को जीविका चलाने का की पूरी स्वतंत्रता होती है। वो बाउंडेशन नहीं है कि वो अपना जीवन नहीं चला सकता। मतलब जीविका अर्जित का मतलब होता है जीवन चलाने के लिए जिस काम की जरूरत होती है उसको, काम के बदले उचित वेतन मिलना चाहिए, कि जो भी वो काम कर रहा है उसका जो डिसाइडेड है पेमेंट वो ही उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। यहाँ आप अगर माने तो जो डिफरेंस किया जाता है कि आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में या श्रमिक वर्ग में ज्यादातर ये होता है कि औरत और मजदूरी जो करते हैं वो औरत भी कर रही है और पुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन वहां उनके वेतन में कहीं कहीं डिफरेंस होता है कि पुरुष वर्ग को तो ज्यादा वेतन दिया जा रहा है और महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी चैप्टरों में पढ़ा हुआ है कि काम तो सेम हो रहा है लेकिन वेतन समान नहीं है। तो ये उनका फ्रीडम है, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसका मतलब यही है कि काम के बदले उचित वेतन, यानी कि जो है फिक्स है, चाहे वो पुरुष कर रहा है चाहे महिलाएं कर रही है, उसके लिए उनको पेमेंट होना चाहिए।
ठीक है। जीवन सुधारने की स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी तरीके से जो सही है किसी भी व्यवसाय को अपनाकर अपने लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हैं। आरामदायक चीजों का प्रयोग कर सकते हैं यदि हमारी अर्निंग अच्छी है ना, हम अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी में। तीसरी है सिविल लिबर्टी, कि हमें विचार अभिव्यक्ति कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, और संवैधानिक उपचार की, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है यदि उनका हनन हो रहा है तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं। फिर हमने बताया नेशनल लिबर्टी, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हमें स्वतंत्रता है कि हम अपने देश के निर्णय लेने में किसी भी बाहरी ताकत या किसी भी बाहरी देश का इंटरफेयर नहीं पसंद करते, या उनसे हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमें अपनी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी लग रहा है वो हम काम करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने वो बनाया स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसके लिए हम कितना पैसा करें उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। या हमने राम मंदिर का डिसीजन लिया, या जो भी हम काम कर रहे हैं 3 तलाक वाला लिया, या हमने बहुत सी धारा 370 जो हटाई उसका भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। तो हमने उसके लिए किसी देश से परमिशन ली कि ये काम अपने देश में हम करें या नहीं, या कोई भी स्कीम अगर हम अपने डेवलपमेंट के लिए चला रहे हैं, जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कोई भी योजना हम शुरू कर रहे हैं अपने देश के प्रोग्रेस के लिए, तो हमें किसी भी देश से उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। उसको हम नेशनल लिबर्टी। फिर है नेचुरल लिबर्टी, यानी कि रूसो के द्वारा ये कहना था कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबकी स्वतंत्रता होती है, सबका समान अधिकार होता है। लेकिन आज के टाइम में वो डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के आने से प्राकृतिक संसाधनों पर धीरे धीरे सरकार का कंट्रोल होने लगा। तो ये आपकी 5 तरह की लिबर्टी है। एक टॉपिक और इसमें दिया हुआ है, आपने शायद पढ़ा हो, हानि सिद्धांत दिया हुआ है ना। हानि सिद्धांत किसका है, किसके द्वारा दिया गया है? हानि सिद्धांत कहीं कहीं पढ़ा होगा, आपको लग रहा होगा स्टुअर्ट मिल है ना, कि हानि सिद्धांत। और अगर इससे पहले हम ये चीज पढ़ ले कि जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है उसको सेफ्टी गार्ड के रूप में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं सेफ्टी पॉइंट्स के लिए। तो पहले अगर हमारे पास लोकतंत्र है ना, भाई सेफ्टी गार्ड के रूप में अगर हम ये माने कि सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के सेफ गार्ड क्या है बेटा, ये वाला आपकी है ना बुक में नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए। कई बार है ना एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लेते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता सही स्वतंत्रता हो तो उसके लिए सेफ गार्ड के रूप में आप क्या क्या चीजें अपनाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें चाहे आप मेंशन कर लीजिए। सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, सुरक्षा के उपाय है ना, सुरक्षा के उपाय, स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा के उपाय। तो कहाँ पर, एक तो हमें लोकतंत्र की स्थापना जहाँ पर हो वहाँ हम क्या है कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है ना। हमें अपने तरीके से यदि कोई शासक अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे आगे तक के लिए एज यूजुअल चला सकते हैं, नहीं तो हम सरकार गिराकर दूसरे व्यक्ति को ला सकते हैं। और लोकतंत्र में हमें हर चीज की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार हमें दिए हुए हैं। तो वो सब क्या है, वो सेफ गार्ड है हमारे किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट, लोकतंत्र है। दूसरा क्या होना चाहिए हमारा, जो होना चाहिए स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में आपने उसमें पढ़ा हुआ है चैप्टर में। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका किसी के साथ भेदभाव ना करे, कि वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, चाहे वो गलत कार्य
किसी गरीब व्यक्ति ने करा है चाहे अमीर व्यक्ति ने करा है, सभी के लिए दंड की समान व्यवस्था, उसको हम अगर स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो हम क्या है, स्वतंत्र होंगे। ये हमारे सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है। स्वतंत्र न्यायपालिका के जरिए हमारी स्वतंत्रता को कभी भी कोई मिसयूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा बेटा? सेफ गार्ड लोकतंत्र, दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के नियम, तीसरा है कानून के नियम सभी के लिए समान हो। यदि कोई गलत कार्य कर रहा हो तो उसके लिए कुछ कानून बने जिससे कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ड्राइविंग वाला एग्जाम्पल दिया था ना पहले वाले उसमें पार्ट में, कि अगर हम गवर्नमेंट ने 50 की स्पीड बताई है कि आपको इस पर चलानी है, और यदि ज्यादा कोई स्पीड से चला देता है और उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट हो गया है तो क्या होता है, उसके लिए क्या कानून है। यदि एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लिए केस होगा, जुर्माना होगा। तो यदि ये चीजें सारी फॉलो होंगी तो कोई भी किसी की स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करेगा। ठीक है। चौथा है सत्ता का विकेंद्रीयकरण। सत्ता का विकेंद्रीयकरण। सत्ता का विकेंद्रीयकरण क्या है? हमने कुछ चीजें जो है एक दूसरे को पास कर दी है ना, कि जैसे आपने ये वाला चैप्टर 10th में भी पढ़ा था, है ना, कि सत्ता का विकेंद्रीयकरण के जरिए हमने जो अपना हमें दो ही वो बताए थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन हमने स्थानीय सरकार को बना दिया था तो हमने उसको कहा था सत्ता का विकेंद्रीयकरण। तो ऐसे ही जब हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी स्थानीय कोर्ट में अपील करते हैं, है ना, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, उसमें हम अपनी कंप्लेंट करते हैं। फिर उसके बाद यदि वहां से हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम दूसरी किस कोर्ट में जाते हैं? हाई कोर्ट में, है ना। और यदि वहां से भी हमारे किसी केस की सुनवाई ढंग से नहीं हो रही है तो हम उसके लिए कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से सत्ता का यहाँ पे भी क्या है, विकेंद्रीयकरण किया गया है कि आप अपनी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट है आप उसमें अपनी कंप्लेंट करिए। यदि आपकी कंप्लेंट आपको लगता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो संतोषजनक है तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसके लिए अपील किसमें करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे, है ना। अगर हाई कोर्ट से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो आप अपने केस के लिए या तो वो न्यायाधीश करेगा या आप एप्लीकेशन की आप सेटिस्फाइड नहीं हो सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो ये भी क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, ट्रांसफर शक्तियों को एक दूसरे को ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये क्या होते हैं, सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी है हमारे। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट है तो बताइए बेटा। मुझे तो अभी इतना ही बताना है, इसके बाद टाइम है अभी 8 मिनट्स है अभी। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स होते हैं सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। आपके लिए और हमारे लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए इस चीज की बहुत जरूरी है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक ले, हानि सिद्धांत था। हानि सिद्धांत आपने JS मिल के द्वारा पढ़ा है ना, कि उन्होंने एक हानि सिद्धांत बताया है। ये एक तो स्वतंत्रता, आदर्श स्वतंत्रता के एग्जाम्पल क्या है, प्रकार क्या है, सेफ गार्ड और लिबर्टी और हानि सिद्धांत, ये मेन टॉपिक है। हानि सिद्धांत किसके द्वारा है? JS मिल के द्वारा। किसके द्वारा? JS मिल। हानि सिद्धांत क्वेश्चन आ जाता है आपको, हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो JS मिल। JS मिल अपनी बुक में चाहे आप पढ़ लेना। तो उन्होंने हानि सिद्धांत बताया है कि इसमें दो चीजें उन्होंने बताई हैं कि हानि सिद्धांत में क्या होता है कि हम अपने बारे में
कि एक तो हम स्वयं के बारे में और एक दूसरे के बारे में हम समझते हैं इसमें कि एक चीज का अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप सीधे तरीके से ऐसे समझे कि सेल्फ रिगार्डिंग मतलब स्वयं के लिए कि हम अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि हमने अपने लिए एक साउंड सिस्टम खरीदा और अपने रूम में चलाया। तो ये क्या है, मैंने उसको चलाया तो मेरे कमरे में उसकी साउंड सारी आ रही है, तो मुझे खुशी मिल रही है। तो ये मैंने अपने बारे में सोचा, अपने बारे की स्वतंत्रता के बारे में सोचा कि मुझे ये स्वतंत्रता चाहिए कि मुझे एक साउंड सिस्टम खरीदना है और उसमें गाने चलाकर अच्छी आवाज में सुनना है ना, और उसकी रूम में आ रही है। तो ये मेरा सेल्फ रिगार्डिंग स्वयं के बारे में। दूसरा होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग स्वयं के बारे में, और दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग। हानि सिद्धांत तो बस ज्यादा नहीं है, इतना सही है इसमें, अदर्स रिगार्डिंग दूसरों के बारे में। अब इससे जो मैंने आपको साउंड सिस्टम वाला एग्जाम्पल दिया कि मैंने अपने लिए खरीदा, मुझे खुशी हुई कि मैंने वो खरीदा और मैंने सुना। लेकिन अगर मैंने दूसरे इसमें समझो, यदि वो मैंने साउंड सिस्टम लिया है और मैं उसकी आवाज स्पीकर के थ्रू बहुत तेज करता हूँ और उससे आसपास के लोग भी इफेक्ट होते हैं, परिवार के और लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, और घर में बीमार व्यक्ति भी है जिसको उस साउंड सिस्टम के चलने से, उसकी वॉइस तेज होने से, हार्ट पेशेंट है, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है यदि कोई बीमार व्यक्ति है। तो अब इससे क्या हो रहा है, मुझे तो कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन मेरी इस चीज से दूसरे को क्या हो रही है, हानि हो रही है। उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है ज्यादा, यदि अगर हम तेज आवाज में कुछ चीज सुनते हैं। तो आपको भी देखा होगा ना, कई बार बहुत अजीब सा लगता है कि साउंड बहुत तेज हो रही है, तो वो आपको हानि पहुंचा रही है। मतलब एक व्यक्ति के लिए तो वो स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रही है। तो इसी को हम कहते हैं हानि सिद्धांत। समझ में आ रहा है? बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल सी है, इसको आपको मैंने कॉमन लैंग्वेज में बताया है कि जो आप स्वयं के बारे में स्वतंत्रता चाहते हैं और आपको खुशी हो रही है कि मैंने ये चीज करी और मुझे अपने बारे में स्वतंत्रता महसूस हुई कि उस चीज को सुना और मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन उस चीज को यदि आप तेज वॉल्यूम में चलाते हैं और घर के अदर मेंबर भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कोई महिला बीमार है, हार्ट पेशेंट है, तो उसको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मेरे लिए तो स्वतंत्रता है, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या है, हानि। तो यही है जे.एस. मिल का हानि सिद्धांत। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी बेटा, समझ में आया ये वाला हानि सिद्धांत? यस मैम। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। नो मैम। कोई क्वेश्चन आपका है? कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बेटा? हानि सिद्धांत समझ में आ जाए कॉमन लैंग्वेज में, जैसा आपको मैंने समझाया है उसी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, उदाहरण देकर। कोई भी जरूरी नहीं है जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो ही बताए, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको स्टडी वाला भी बताया था, है ना, कि स्टडी के टाइम पर यदि हम 10 बजे के बाद कोई भी ऐसी साउंड सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं जिससे दूसरे को हानि हो रही है, तो वो भी हानि सिद्धांत में ही आ रहा है कि मेरे लिए तो बेनिफिट है, लेकिन मेरे उस स्वतंत्रता से जो मैंने अपने लिए चाहिए उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को हानि हो रही है। यही हानि सिद्धांत है। किसके द्वारा कहा गया है? जे.एस. मिल के द्वारा। हाँ, जे.एस. मिल के द्वारा ये हानि सिद्धांत बताया गया है। तो आपके ये टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। अब कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, ठीक है, 1 वर्ड्स वाले, कि आप कौन कौन से क्वेश्चन इसमें। हाँ जी बोलिए।
मैम अगर हमारे से दूसरे को प्रॉब्लम हो तो वो भी हानि सिद्धांत, और अगर दूसरे